नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं नूतन। श्रोताओं, जैसा कि कल से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें जिलों को कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर 3 जोन्स में बांटा गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। उत्तराखंड में 1 जिला रेड जोन में, 2 जिले ऑरेंज जोन में, जबकि अन्य 10 जिले ग्रीन जोन में हैं। ग्रीन जोन में सबसे अधिक रियायतें दी गई हैं। ग्रीन जोन में देश भर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों में छूट दी गई है। प्रतिबंधित गतिविधियां क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, मॉल, जिम, खेल परिसर आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं नहीं की जा सकेंगी। होटल, रेस्टोरेंट आदि नहीं खुलेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमित श्रेणियों को छोड़कर हवाई, रेल और मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। ग्रीन जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन जोन में बसों के परिचालन को अधिकतम 50% सवारियों के साथ ही अनुमति मिली है। और अब आपको बताते हैं ऑरेंज जोन में अनुमित गतिविधियों के बारे में। ऑरेंज जोन में बसों का परिचालन बंद है। यहाँ सभी टैक्सी, कैब और निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 यात्रियों को अनुमति है। केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में लोगों या वाहनों को आवाजाही की छूट है। 2 पहिया वाहनों पर चालक और 1 सवारी को ही अनुमति है। और अब बात करते हैं रेड जोन की। तो रेड जोन में 2 तरह के क्षेत्र बांटे गए हैं: कंटेनमेंट जोन के अंदर का क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन के बाहर का क्षेत्र। कंटेनमेंट जोन के बाहर शहरी क्षेत्रों में रिक्शा, टैक्सी, कैब, स्पा, सलून, नाई की दुकान के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुमति नहीं है। कुछ औद्योगिक इकाइयों में सशर्त काम शुरू किया गया है। लोगों की गैर अनुमित आवाजाही भी प्रतिबंधित है। सरकारी दफ्तर और आपातकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी छूट के दायरे में हैं। रेड जोन के कंटेनमेंट जोन के बाहर के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों को सुचारू किया गया है। दुकानें, कृषि और बागवानी गतिविधियों को भी छूट है। स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को अनुमति मिली है, लेकिन ये सभी सेवाएं शर्तों के साथ संचालित हो रही हैं। और रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के अंदर के क्षेत्रों में अभी किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। हम आपको अंत में ये भी बता दें कि कोविड-19 के प्रसार और मूल्यांकन के आधार पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन दिशा निर्देशों में बदलाव कर सकते हैं। और लॉकडाउन के कारण औद्योगिक क्षेत्र पर पड़े प्रभाव को देखते हुए सरकार ने श्रमिकों और उद्यमियों के भविष्य निधि के आहरण में रियायतें दी हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बात की देहरादून के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज यादव से। मनोज यादव जी, आप ईपीएफ के रीजनल कमिश्नर हैं, देहरादून में पोस्टेड हैं, उत्तराखंड देखते हैं। ईपीएफ की ओर से कोविड-19 के दृष्टिगत क्या उपाय किए गए हैं, क्या पहल किए गए हैं? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मनोज यादव। आप सभी को ज्ञात होगा कि ईपीएफ की जो सर्विसेज हैं वो उन सभी संस्थाओं में जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहां पे उसका लाभ मिलता है। आज कोविड-19 की जो इन्फेक्शंस हैं इसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हैं और वर्कर्स अपने काम में नहीं जा पा रहे हैं और कुछ लोगों को हो सकता है सैलरी भी लेट मिल रही हो, उनको वित्तीय समस्याएं आ रही हों। इस चीज को दृष्टिगत माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 मार्च को एक घोषणा की थी वर्कर्स के लिए, हमारे ईपीएफ के मेंबर्स के लिए, कि वो अपने जो पीएफ बैलेंस है उसका 75% या उनकी जो 3 महीने की सैलरी है, दोनों में से जो भी राशि कम है ये एडवांस हमारे यहाँ से ले सकते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से। इसलिए एक सरल सा फॉर्म है, फॉर्म 68L, ये भरना होता है और हम इसको 3 दिन के अंदर पैसा उनके अकाउंट में डाल देते हैं। इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, केवल हम
उनसे एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन उमंग ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का उमंग ऐप है, इसके तहत या epfindia.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। इस पे जाके ऑनलाइन हमें आवेदन करें और हम इसके अकाउंट में उनकी जो धनराशि है, जो एडवांस अमाउंट है वो डाल दे रहे हैं और इसका काफी लोगों ने लाभ लिया है। पिछले महीने अप्रैल महीने में 15,000 लोगों का हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के दावों का निस्तारण किया है और अमूमन हमारे यहाँ 600 से 700 दावे देहरादून में हर दिन आ रहे हैं और हम प्रयास ये कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी भी कार्यालय आ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि दावों का निस्तारण उसी दिन हो जाए जिस दिन उनके दावे आ रहे हैं और अगले दिन उनके खाते में पैसा चला जाए, क्योंकि आज की स्थिति में उनके जो वर्कर्स के पास पैसे नहीं हैं और ऐसी स्थिति में जब हम उनको उनकी जरूरत के दिनों में उनको पैसे दे पा रहे हैं, तो यही हमारा मोटो भी है, हमारा उद्देश्य भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का है कि जब जिसको पैसे की दरकार हो, आवश्यकता हो, उस समय उसको पैसा मिल जाए। लेकिन जानकारी के अभाव में अभी भी बहुत सारे वर्कर्स इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपके स्टेशन के माध्यम से ये सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग अपने एडवांस का 68L कोविड एडवांस बोलते हैं इसका लाभ लें और पैसे हमारे अपने EPF अकाउंट से लें ताकि वो अपने जीविका में कोई उनको बाधा ना आए, उनको कोई वित्तीय प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे संस्था के मालिकान हैं, उनके लिए भी एक घोषणा की गई थी कि जो 3 महीने की प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों को मालूम होगा किसी वर्कर की जो तनख्वाह होती है उसमें से 12% प्रोविडेंट फंड में कट जाता है और उतना ही 12% एम्प्लॉयर यानी कि जो संस्था का मालिक है वो अपनी ओर से जोड़ के यानी कुल 24% हमारे पास जमा होता है हर महीने हर वर्कर का। तो जो 3 महीने की धनराशि थी यानी मार्च, अप्रैल और मई की, ये केंद्र सरकार वहन करने वाली है। जो ऐसी कंपनियां जिसमें 100 या 100 से कम कर्मचारी हैं और उनमें से भी 90% की जो सैलरी है वो 15,000 से कम है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसी संस्थाएं जहां 100 से कम लोग कार्यरत हैं और उसमें से भी 90% की जो सैलरी है वो 15,000 से कम है, ऐसी संस्थाओं को चिन्हित किया गया और 2850 संस्थाएं देहरादून रीजन में लाभ ले सकती हैं। उसमें से 2000 के लगभग कंपनियों ने लाभ लिया है और अभी भी 700-800 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस छूट का लाभ नहीं लिया है। हम लोग उनको टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम उनको टच करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप को ये बहुत बड़ी सब्सिडी है, बहुत बड़ा लाभ है भारत सरकार की तरफ से। एक मेरी जिज्ञासा थी, आपने कहा कि जो कर्मचारी है, श्रमिक है, जो किसी संस्थान में काम करता है, वो अपने EPF को विड्रॉ ले सकता है 3 महीने का। कैसे ले सकता है? उसके लिए क्या ऑनलाइन प्रोसेस है? क्या करना होगा उसको? कहाँ फॉर्म भरना होगा? कैसे फॉर्म भरेगा? क्योंकि कुछ लोग दूरस्थ इलाकों में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट वो दूर है, चेलाकुई में है, हरिद्वार में है, शहर से दूर है, तो वो कैसे आपको कॉन्टेक्ट करें, कैसे अप्लाई करें? इसमें 2 बहुत आसान तरीके हैं। एक तो उमंग ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें भारत सरकार की सारी सर्विसेज हैं। उसमें EPF भी है और EPF का लोगो बना हुआ है, उसको क्लिक करना और उसमें फॉर्म आपको दिख जाएगा कोविड एडवांस। उसको क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए, आप अपना नाम, आधार नंबर, UN नंबर, ये तो सभी वर्कर का अपने पास होता है, ये डाल के एडवांस अप्लाई करेंगे और उसके अगले दिन आपको प्रयास करते हैं पैसा मिल जाए। दूसरा तरीका है ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट है www.epfindia.gov.in पे जाके भी आप अपना एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन दो माध्यमों से आप अपना एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है जी। या अगर किसी के या अपने दोस्त के स्मार्टफोन से भी जाके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के मैक्सिमम 3 दिन के अंदर हम इनका जो राशि है, धनराशि इनके खाते में हम जमा करें। ये तो ही उस समय की बात या कर्मचारी की बात। आपने बताया कि जो संस्थाएं हैं, जो उद्योगपति हैं, उद्यमी है या जो एम्प्लॉयर है, उसको भी सरकार के 12% कंट्रीब्यूशन 3 महीने का दिया गया है सरकार की ओर से। तो वो कैसे उसका लाभ ले सकता है एम्प्लॉयर? उसको कैसे इसका लाभ मिलेगा? जिसमें जैसे हर महीने 15 तारीख से पहले इनको अपने धनराशि जो होती है प्रोविडेंट फंड की जमा कराता है। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ECR, इलेक्ट्रॉनिक चालान होता है। ये जमा करने का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर पे अपना ऑनलाइन जाके ID और पासवर्ड डालते हैं, उनको दिख जाता है कि वो फलानी कंपनी इस लाभ के लिए एलिजिबल है जी, और वो उस पे सिर्फ ECR फाइल करे, सिर्फ अपने में कितने लोग थे, उनकी सैलरी कितनी थी और उन्होंने कितने दिन काम किया था और उसमें उनका कितना सैलरी बनती है और कितना उनका प्रोविडेंट फंड बनता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कुछ हैं वो भरते ही बाकी चीजें
ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी और उनको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी जो पैसा है वो भारत सरकार वहन करेगी। एक लाभ जो अभी 3-4 दिन पहले हमने रिलीज किया है वो ये है कि जो ये रिटर्न फाइल करना होता है, इसके साथ रिटर्न फाइल करते ही वो तुरंत आपको क्लिक करना पड़ता था, अमाउंट जमा करना पड़ता था, धनराशि जमा करानी पड़ती एम्प्लॉयर को, वो भी छूट मिल गई है। अब उसमें एक लाभ है कि आप जैसे ईसीआर फाइल करते हैं, ईसीआर एडवांस में फाइल करके रख दीजिए, धनराशि आप 15 मई तक कभी भी जमा करा दीजिए, या जो भी निर्धारित की जाती है समय अवधि। अच्छा, हो सकता है आज 15 मई है या आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, तो समय अवधि के अनुसार आप धनराशि जमा कराएं। लेकिन ईसीआर आप पहले भी दोनों को डिलिंक कर दिया गया, पहले लिंक आप ईसीआर फाइल करेंगे तो आपको धनराशि जमा करनी ही पड़ेगी। दोनों अलग अलग हो गई हैं। अब आप ईसीआर फाइल कर दीजिए ताकि जो लास्ट मोमेंट पे जब 14-15 तारीख के आसपास सारी कंपनियां चाहती हैं कि वो अपना रिटर्न जमा करें, उस समय हमारे सर्वर पे बहुत लोड होता है। तो ये प्रयास ये करें कि पहले ही आप अपना ईसीआर तैयार करके रख लें, ताकि हो सकता है कोई लाभ आपको मिलना हो तुरंत आपको मिल जाए, ईसीआर फाइल करते ही मिल जाए। आप वेट क्यों करें, इंतजार क्यों करें कि 15 मई हो तभी हम जमा कराएं। तो ये एक नई सुविधा, ये जो सॉफ्टवेयर हमने बताया आपको वर्कर्स के लिए, ये सॉफ्टवेयर भी हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर है जो हमारे अधिकारियों ने स्वतः डिजाइन किया है। और ये विगत अप्रैल जो लास्ट वीक था मार्च का, लॉकडाउन का पहला, उसी में डिजाइन करके इसको लॉन्च भी कर दिया गया और इसका काफी लोगों ने लाभ लिया है। तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की ओर से जो एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट संस्थानों में, उद्योगों में, उनके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए, उसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा भी कोई कुछ उपाय किया आप लोगों ने? देखिए, जो डेडलाइन थी मार्च का पैसा 15 अप्रैल को जमा कराने की, वो डेडलाइन एक बढ़ा दी गई थी, वो 15 मई कर दी गई थी। इन्हीं की सहूलियत दी गई है सभी कंपनी की वो जो मार्च का पैसा 15 अप्रैल तक जमा करना था वो अब 15 मई तक जमा करा। पर हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग जल्दी से जल्दी अपना ईसीआर फाइल करें। और ये जो लाभ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोलते हैं जिसको, जिसमें कि 24% प्रोविडेंट फंड का जो धनराशि है वो सरकार वहन कर रही है, तो इसका लाभ त्वरित लें, ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। और हम सबको फोन कर रहे हैं और सबसे टच कर रहे हैं अपने लोगों के थ्रू, अपने एम्प्लॉइज को हमने बांट रखे हैं जोन। जैसे हरिद्वार में कल हमने एक वेबिनार किया, हरिद्वार सिडकुल के जितने भी उद्योग बंधु थे उन लोगों से मेरी वार्ता हुई ऑनलाइन। उनको भी मैंने यही समझाने का प्रयास किया कि जितनी जल्दी आप ईसीआर फाइल करेंगे उतना जल्दी आपको ये लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। जी, मतलब ये कहा था कि सरकार ने कई सारे उपाय किए और कोरोना से बचाव के लिए क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहला काम जो करें वो करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और उसको यूज करें, एक्टिवेट करके रखें। हम भी अपने कर्मचारियों को सबको बिना आरोग्य सेतु ऐप के कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। 6 फीट की दूरी कही गई है तो आप 7 फीट कर लें, कोई उसमें नुकसान नहीं है। हैंड सैनिटाइजेशन बिल्कुल पालन करें, हाथ धोएं और सैनिटाइजेशन का प्रयास करें। मास्क आवश्यक रूप से पहने, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं आप मास्क के बिना न इसका जो ट्रांसमिशन का चांसेस है उसको हम बिल्कुल खत्म कर दें। अगर दोनों लोगों ने मास्क पहन रखा है तो ट्रांसमिशन का चांस नगण्य हो जाता है। इन सब चीजों से हम कोशिश करें कि हम कम से कम इस संक्रमण को फैलने दें। यादव साहब ने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए इतने दिन बाद लॉकडाउन में ढील दी है, लेकिन सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसलिए यदि आप बाहर जा रहे हैं तो ये अब आपका कर्तव्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग अवश्य रूप से करें। इससे आप खुद तो सुरक्षित रहेंगे ही, अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखेंगे। साथ ही दूसरों को ये भी समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे संक्रमण न बढ़े और ये छूट बरकरार रहे। नमस्कार।